गुड मॉर्निंग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो कहीं भी होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सब क्लास 10 की 10वीं गणित को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों क्लास 10 के 10वीं में पढ़ रहे हैं या किसी भी बोर्ड में अपनी तैयारी 10वीं की कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगे, है ना। मैं चाहूँगा कि हर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और इसके माध्यम से वो अपना तैयारी को बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। बिना कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा दिलाता हूँ कि जितने भी वीडियो मेरे द्वारा आएंगे यूट्यूब पर, जितने भी सेशन क्लास 10 के होंगे, वो साइंस हो या मैथ हो, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप देखिए और आशा दिलाता हूँ कि आप यहाँ अगर अपनी इच्छा शक्ति से, एकदम दृढ़ संकल्प से, और एक होता है ना, मतलब रेगुलरिटी के साथ, है ना, लगातार अगर प्रिपरेशन में टाइम दे रहे हैं, अगर दीजिएगा टाइम, तो आपका मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आपके बोर्ड में अगर 100 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के, तो उसमें मैं आपको 90 से 95% आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप सिर्फ वीडियो को रेगुलरली देखिए और देखिए उसको जितना से जितना उसमें टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे विषय में ही टाइम दीजिएगा, सभी विषय पर रेगुलर टाइम दीजिएगा, तब आप टॉपर लिस्ट में जाके, है ना। और वो एक दिन से नहीं होता, वो निरंतर आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो मैं जो 2027 में जो बच्चे परीक्षा देंगे उनके लिए है, जो नहीं देंगे उनके लिए होंगे। तब इसका मेन पर्पस है कि आपका तैयारी जो है ऑनलाइन भी बहुत बेस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए हम आपको 100% देंगे। ठीक है, तो बिना लाग लपेट के आपको हम वीडियो को शुरू करते हैं ना। ओके, तो चलिए, मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया वहाँ पर, है ना, और पार्ट 2 आज जा रही है। इस पीछे वाला देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। यहाँ देखिए एक उदाहरण हम लिए हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो यहाँ समझना है, अंडरलाइन कर ले जाना है, जो आपको समझ में आएगा उसको। समपूर्णांक बोला है तो एक मतलब पॉजिटिव वाली संख्या है, ठीक। समपूर्णांक द्वितीयों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये भी धनात्मक ही लेकिन विषम पूर्णांक है, द्वितीय प्लस 1 का रूप का होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज की जानकारी लेंगे। क्या आपको पता है कि समपूर्णांक की होते हैं, विषम पूर्णांक कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो समपूर्णांक की बात करी जाए तो समपूर्णांक उसको कहते हैं जिसका एक गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और विषम पूर्णांक जिसका गुणनखंड 2 नहीं हो। समझ में आ गया। जैसे 2 का गुणनखंड 2 है, क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, एक गुणनखंड 2 है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, समपूर्णांक एवं विषम पूर्णांक। ओके, इसको मिटाते हैं। अब मैं इसको हल करता हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से। इसको लिखते हैं, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तथा b बराबर 2 लेते हैं। अब आ जाइए, जैसे ही x एक धनात्मक पूर्णांक है तो वो निगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, सम भी हो गया, विषम भी हो गया, लेकिन यहाँ पर धनात्मक बोलिस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए बात को। अब यदि हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं यहाँ पर, तब क्या होगा देखना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो सकता है। जैसे मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर इतना है, तो इसमें से जौन बड़ा है छोटे से भागा देके देखेंगे। यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजन प्रक्रिया का अपनाना। तो यहाँ अपनाते हैं, तो यहाँ x हो गया मुन्ना, यहाँ 2 हो गया मुन्ना, जब भागा देंगे तो यहाँ r बचेगा। तब यहाँ से पता चलता है कि आपको पीछे भी बताए थे, क्यू बार में लगाया इसको, है ना। तो r का जो संभव मान होगा वो क्या हो सकता है, तो यहाँ r का संभव मान या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 2 तो होगा नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया। यदि 2 होता तो फिर हम 2 से सवाल 2 आता तो फिर 2 का पढ़ के हम इसको 2 से 2 काट सकते थे, तो 2 नहीं होगा। अतः यहाँ पर क्या पता चला कि n बराबर क्या हो, अर्थात x बराबर क्या हो सकता है, तो x बराबर हो सकता है भाजक गुने भागफल, यानी 2 गुने q प्लस कितना r हो सकता है। ओके, इसको देख लीजिए आप। तब यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ आपको लगता होगा कि r का, यहाँ r का केवल 2 संभव मान होगा, 2 ही केवल संभव मान होगा, है ना।
दो ही संभव मान होगा, बात सही है यहाँ पर। तो दो स्थिति बनता है यहाँ पर। स्थिति नंबर 1 में इफ यदि r बराबर 0 तब आपको x बराबर क्या होगा बताइए। तो x बराबर होगा मुन्ना 2q प्लस 0। तो आप 0 को वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर 0 को हटाया जा सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा दिया जाता है मुन्ना। तो हो जाएंगे कितना, तो हो जाएंगे सर 2q। अब यहाँ से पता चलता है कि यहाँ एक गुणनखंड क्या है, तब इसके बारे में क्या विचार लगता है। हमको लगता है कि यह संख्या का एक गुणनखंड कितना है, 2 है। अब जैसे ही 2 है इसका एक गुणनखंड, तो अतः x एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ओके, स्थिति नंबर 2 देख लेते हैं। स्थिति नंबर 2, यदि r का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तब बताइए तो x बराबर क्या होगा। तो 2q प्लस 1 होगा, 2q प्लस 1। अब यह संख्या जो है इसका एक गुणनखंड 2 तो नहीं होगा, यह संख्या कितना से, 2 से विभाजित नहीं होगा। संख्या का 2 गुणनखंड नहीं है, और जब 2 गुणनखंड इसका नहीं है तो इसका मतलब यह एक विषम पूर्णांक है। तो अतः यह एक विषम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। समझ में आया, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकला आप बताइए हमको। निष्कर्ष निकलता है 1 नंबर में, तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, तो हमने किया क्या, इसमें मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या माने, 2 माने। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाया तो ऐसा रूप आएगा। जब ऐसा आएगा तो इसका शेषफल क्या आ सकता है, भाजक से छोटा ही आएगा। तो भाजक से छोटा कौन कौन हो सकता है, 1 और 0 और
एक हो सकता है। तो यहाँ से पता चला ना कि आर के केवल कितना मान, दो ही मान आ सकते हैं। पहला स्थिति में या तो आर के मान 0 हो जाए और दूसरा स्थिति में या तो आर का मान 1 हो जाए। यदि आर के मान 0 हो जाता है तो एक्स का संभव मान क्या हो सकता है, 2q प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 तो कुछ फायदा नहीं है, तो 2q के रूप में हुआ। तो इसका एक गुणनखंड 2 है। जैसे ही 2 है तो इसका मतलब यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा स्थिति क्या होता है कि यदि हम आर बराबर 1 रखते हैं तो एक्स का मान अर्थात धनात्मक पूर्णांक मान क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो यह संख्या का एक गुणनखंड 2 नहीं है, इसका कोई गुणनखंड 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो यह विषम पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो दोनों स्थिति में आपको क्या निकला, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप के ही होगा, तथा दूसरा निष्कर्ष है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा, जिसको हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ओके, अब ठीक देखिए, उसी प्रकार से एक और प्रश्न है जिसको उदाहरण नंबर 3 में लिए हैं। दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके, आगे देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तथा b बराबर 4 मानो, b बराबर 4 हो गया, 4 है। तब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप भी जानते हैं क्या हो सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ देख लेते हैं, मुन्ना लगाओ यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया x, यहाँ लगाएं q बार में, यहाँ शेषफल बच गया कितना, r। ओके, शेषफल कितना बचेगा, r। अब r के संभव मान कितना हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकते हैं, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यदि भाजक और शेषफल, भाजक से शेषफल बड़ा है तो उसको और लगाया जा सकता है, तो ये हो नहीं सकता है। तो उसका संभव मान कितना हो सकता है, इतना, ठीक। तो अब यहाँ लिख देते हैं। तब यहाँ आपको x का मान कितना हो जाएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुने, तो 4q अब प्लस कितना हो जाएगा, r। जहाँ आप बताएंगे हमको, जहाँ इसको घेर लेते हैं हम ना, आप बताइए हमको, जहाँ बोलिए r का केवल कितना हो सकता है, केवल 3 ही संभव मान हो सकता है। अब यहाँ से 3 स्थिति खड़ा होते हैं, तीनों को हम देखेंगे एक एक नंबर में, ठीक। पहली स्थिति देखें। अब स्थिति नंबर 1 में, केस 1 में क्या हो सकता है, यदि r बराबर 0 तब x का मान क्या हो सकता है, तब x का मान होगा सर 4q प्लस 0, या इसी को हम कह सकते हैं 4q, पहली स्थिति। तो 4q है तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं। जैसे ही 2q लिखा तो इसका एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड बाबू 2 है, और जब 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या है, अतः यह 2 से क्या है, विभाजित है, या इसका एक गुणनखंड 2 है, अतः इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 है। जब 2 है तो यह एक क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है, 2 गुणनखंड है, तो इसका यह x एक क्या है, सम, या तो इसको 4q, एक सम पूर्णांक है। इसी तरह आप बताइए 4q फिर कॉमा 4q प्लस 2 भी सम होगा, सम ही होगा। समझ गए स्थिति। अब आ जाइए स्थिति नंबर 2 में, केस नंबर 2 में आ जाइए।
यदि r का मान या तो 1 या तो 3 हो, तब क्या होगा? तब x का सभी संभव मान क्या हो जाएंगे? 4 क्यूब प्लस 1 कॉमा 4 क्यूब प्लस 3। अब बताइए, इसका कोई गुणनखंड 2 है? नहीं है। इसका कोई गुणनखंड 2 है? नहीं है। जब नहीं है तो यह क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। आप समझ गए? इसका कोई गुणनखंड 2 नहीं है, तो नहीं है तो यह क्या है? इसका कोई भी गुणनखंड 2 नहीं है, तो यह 4 क्यूब प्लस 1 कॉमा 4 क्यूब प्लस 3 एक धनात्मक क्या है? विषम पूर्णांक है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला यहाँ से बाबू कि निष्कर्ष 2 निकला। एक नंबर में कि प्रत्येक धनात्मक कौन पूर्णांक? सम पूर्णांक कैसा बताइए? 4 क्यूब कॉमा 4 क्यूब कॉमा 4 क्यूब प्लस 2 के रूप का होगा। दूसरा निकला निष्कर्ष, तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 कॉमा 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का ही होगा। ओके, तो यहाँ पर एक सार समझ लीजिए स्पीड में, है ना। तो यहाँ क्या बोला था कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। जहाँ क्यू एक पूर्णांक है तो हमने माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें क्या क्या माना, तथा b बराबर कितना माना? 4, इसके रूप में लिखे कहा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब यूज करते हैं तो इसको 4 भाजक हो गया, इसको भाज्य हो गया, तो भाजक हो गया, भागफल हो गया, तो इसको हम भागत, तो शेषफल किसके बराबर? भाजक से छोटा होता था। तो r के केवल 3 ही मान नहीं होंगे, बल्कि कितने मान होंगे? 4 ही मान संभव है। कौन कौन हो सकता है? तो या तो 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 4 तो होगा नहीं, होना, तो 4 को हटाए। केस नंबर 1 में यदि r बराबर 0 लिखा तो r प्लस x बराबर क्या होगा? 4 क्यू प्लस 0, या तो ऐसे 4 क्यू हो सकता है। अब यदि 4 क्यू में देखा जाए तो इसको जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 गुना 2 क्यू यानी 2 दूनी 4 क्यू हो गया। तो इससे पता चल इसका एक गुणनखंड तो 2 है। अब जब गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये सम पूर्णांक है, तो इसीलिए हमने लिखा कि 4 क्यू एक सम धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से 4 क्यू धन सम पूर्णांक है तो 4 क्यू प्लस 2 भी सम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्यू प्लस 1 के रूप का, हो गया ना। तो ये भी सम पूर्णांक है। केस नंबर देखिए, यदि हम 2 में आते हैं तो यहाँ से यदि r बराबर 1 और 3 होगा, तब क्या होगा कि भाज्य बराबर क्या होगा? 4 क्यू प्लस 1 या तो 4 क्यू प्लस 3। अब इसका कोई भी गुणनखंड 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो यह क्या है? इसका कोई भी गुणनखंड 2 नहीं है, तो इसका मतलब यह 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का? 2 के गुणनखंड में, अब विषम पूर्णांक 2 के गुणनखंड का नहीं होता। जैसे 4 क्यू प्लस 4 क्यू किसका है? सम पूर्णांक। 4 क्यू प्लस 2 किसका है? तो सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। विषम होगा तो उसमें क्या होगा? 1 जुटा होगा, फिर 3 जुटा होगा, है ना, समझ लीजिए। अतः यह हेंस प्रूव हुआ। एक बहुत सुंदर सा सवाल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 कहता है बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान रहे, तथा ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। स्थान कम घेरना चाहिए। तो स्थान कम घेरने के लिए क्या होगा? स्थान कम घेरने के लिए अधिक से अधिक ढेरियों की संख्या बनाना चाहिए, या कम से कम बना सके, है ना। तो यहाँ इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? इसको फिर से पढ़ देते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास कितना काजू है? 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या क्या हो? समान रहे, तथा ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो कहता है कि स्थान घेरना चाहिए न्यूनतम,
तो स्थान घेरना चाहिए न्यूनतम थे। इसका मतलब है कि बर्फियों की संख्या अधिक से अधिक रखा सके, यानी बर्फी की ढेरी की संख्या क्या हो, अधिक से अधिक रखा सके, ताकि बड़ा से बड़ा बने। बात समझ रहे हैं, ताकि प्रत्येक ढेरी बड़ा से बड़ा बने, और ढेरियों की संख्या कम से कम बने, ताकि कम से कम स्थान घेरे। ढेरी की संख्या कम से कम हो तब ना स्थान कम घेरेगा जी। तो यहाँ देखेंगे ऐसी स्थिति में सवाल को हल कैसे किया जाएगा, वो देखिए। अब यहाँ देखिए, परात में स्थान कम घेरने के लिए दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहले तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा देंगे, जैसे ही ज़्यादा लगाएंगे ताकि ढेरी की संख्या बड़ा से बड़ा बन सके, ऐसे बड़ा बन सके। दूसरा कंडीशन है, जैसे ही ढेरियों की संख्या कम से कम बनाएंगे, ढेरी की संख्या कम से कम होगा तो स्थान भी क्या होगा, कम घेरे। समझ गए बात को। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमको ये दोनों जो संख्या है, बर्फियों की संख्या एवं काजू की बर्फी की संख्या और बादाम की बर्फी की संख्या, दोनों को क्या निकालना होगा, HCF निकालेंगे, है ना। अधिकतम मान वही हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बर्फियों की संख्या, इसलिए प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या बराबर क्या होगा ना, HCF ऑफ 420,130। इसका HCF निकालना होगा। तो HCF निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे हम सब। चलिए भाग दे देते हैं हम ना। तो यहाँ 420 में भागा होगा कितना, सॉरी 420 में भागा देंगे कितना से, तो 130 में। कितना बार लगेगा मुन्ना, तो हमको लगता है 30 या 90, 3 बार में लगाते हैं तो 390। ठीक है, 0 के 0, 9 3 12 खत्म। 130 का बार पढ़ेंगे 30 नहीं आएगा तो अब नया HCF निकलेगा। फिर ये भाजक बन गया और ये भाज्य बन गया 130। तो हमको लगता है 3 चौक 12 हो गया, 120, 0 के 0, 1 के 1 कटकुट हो गया। नया भाजक कितना बन गया, 10, भाज्य हो गया कितना, तो 30 हो गया। तो 30 तो 10 दिया 30 हो गया यहाँ पर, कटकुट कटकुट। तो यहाँ से लग गया यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। तो पहला स्थिति में क्या हुआ कि भाज्य बराबर कितना हो गया, तो 420 बराबर क्या हो गया, 130 गुना 3 प्लस कितना बनना, 30। ठीक, R बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर दूसरा कंडीशन क्या हुआ मन्ना, कि दूसरा कंडीशन हो गया 130 बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 गुना 4 प्लस कितना 10। यहाँ भी R बराबर नॉट इक्वल टू 0। आगे देख लेंगे तीसरा कंडीशन में। तीसरा क्या हुआ मन्ना, तीसरा हो गया आपका 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 3 प्लस 0, जहाँ R बराबर क्या हो गया 0, जहाँ भाजक आपका 0 हो जाए, है ना। जिस भाजक द्वारा ये संख्या 0 हो जाता है, शेषफल 0 होता है, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, HCF। अब यहाँ समझ में R बराबर 0 तो HCF, इसलिए HCF ऑफ कितना 420,130 बराबर कितना हो जाएगा 10। अतः प्रत्येक ढेरियों में किसकी, बर्फियों की संख्या 10 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके, तो कुछ नहीं किए हैं। काजू की बर्फियों की संख्या कितना है 420 तथा बादाम की बर्फियों की संख्या कितना है 130। अब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या खोज रहा अधिकतम, अर्थात, है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए HCF ज्ञात करेंगे, है ना। तो HCF ज्ञात करने के लिए ट्रिक भी है कि ये दोनों संख्याओं के अधिकतम से अधिकतम कौन सा मान है जो दोनों को काट देगा। तो 10 ऐसे अधिकतम मान है जो दोनों को क्या करेगा, काट सकता है। तो HCF भी निकाल दिया, यूक्लिड विभाजन पर मेका लगा दिया यहाँ पर। जैसे ही यूक्लिड विभाजन पर मेका लगाए, जिस भाजक द्वारा यह शेषफल 0 हो जाता है वही भाजक इसका क्या कहलाता है, HCF। और वही HCF संख्या प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बताता है। अब आगे देखेंगे पार्ट 3 में। चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।